नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सोलफुल ऑडियो बुक। यहाँ आपको मिलेगी अनगिनत दिल छू लेने वाली कहानियाँ। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस नए सफ़र को। डार्क मफिया रोमिंग। पार्ट 41। मीरा। जैसे ही हम मालदीव उतरे, मुझे लग रहा था जैसे शरीर सीसा बन गया हो, पूरी तरह थकी, सुस्त और जेटलैग से बेहोश। जेस ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जेट से नीचे उतरने में मदद दी, पर अगले ही पल मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। एरियल, मैंने चौंक कर कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मुस्कराई। मैं 2 दिन पहले आ गई थी। मिस्टर रोमानो ने मुझसे कहा था कि आपकी परफेक्ट तस्वीरें लेनी हैं। मेरी, मैंने बिल्कुल हैरानी से दोहराया। हाँ भई, उसने आंख मारी। आप एक अरबती की शानदार पत्नी हैं, जो लग्जरी में जिंदगी जीती है। कंटेंट तो बनाना ही है। मैंने जेस की तरफ देखा। तुमने तो कहा था ये ड्रामा खत्म हो गया। वो संक्षिप्त आवाज में बोला, अब सब कुछ मेरे नियमों से होगा। मैंने कुछ कहना चाहा पर थकान ज्यादा थी, तर्क कम। जब विवाद का मन ही न हो तो चुप रह जाना सबसे अच्छा है। एरियल ने धीरे से कहा, चिंता मत करो, अचानकपन तुम्हें और रियल दिखाएगा। मैंने सांस भरी और बिना कुछ बोले आगे चल दी। विला देखते ही मेरा जबड़ा नीचे रह गया। कांच और सफेद पत्थर से बना ये गुंबदी घर जन्नत सा लगा। हमारा कमरा सीधे असीम नीले समुद्र की तरफ खुलता था। लहरों की आवाज दीवारों तक घुस आ रही थी। मैंने खिड़की के सामने कदम रखा तो जेस ने पीछे से हंस दिया। कमाल का है, जेस, मैंने उत्साह से कहा। वो हल्के से मुस्कराया, ये तो सिर्फ शुरुआत है। बाकी आश्चर्य अभी बाकी है। मैंने भी उसके संकेत को समझ लिया और सिर्फ मुस्करा दी। गर्म पानी के टब में डूबते ही शरीर से थकान जाने लगी। पानी की गर्मी से ऐसा आराम मिला जैसे सदियों की थकान धुल गई हो। मैंने सोचा, काश यहाँ हमेशा रह सकती। पर भूख ने वापस जगा लिया। नाइट रोब और फुल्ली स्लीपर्स पहने मैं नीचे उतरी। एरियल कहाँ है? मैंने पूछा। मैडम, वो फुटेज लेकर जा चुकी है, गार्ड ने उत्तर दिया। और मिस्टर रोमानो? पैटियो पर हैं। मैंने सिर हिलाया और उधर चल पड़ी। वो पीठ फेरकर फोन पर किसी पर गुस्सा निकाल रहा था। सब खुद से तो नहीं हो सकता। मैं एक इंसान हूँ, भूत नहीं। उसकी आवाज उठी। मैं रुक गई। हवा थोड़ी ठंडी लग रही थी, या फिर ये एहसास थी कि कुछ गड़बड़ है। वो उसकी वजह से नहीं, मैं अपने पिता के लिए कर रहा हूँ, समझे? वो कह रहा था। मैं उसे समझने की कोशिश कर रही थी पर बातें अधूरी थी। वो फोन कट कर तेजी से सांस लेने लगा। मैं पीछे हटी ही थी कि वो मुड़ा और मेरी नजर उससे टकराई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आवाज धीमी थी पर इस बार नरम। डिनर लग गया है, मैंने धीमे से कहा। चलिए, वो बोला। मेरा हाथ पकड़ा और आगे चलने लगा। मैं बस उसकी पीठ देखती रही। कभी गरम, कभी ठंडी, शायद वो सच में दो व्यक्तित्वों के बीच जीता था। डिनर शांत था, बातें कम, नजरें ज्यादा। मैं उसे देखती रही। वो कभी ना देखने का ड्रामा करता, कभी मुस्कराता हुआ थोड़ा सा नर्म पड़ जाता। खाना खिमकर उसने कहा, मुझे एक कॉल करनी है, और फिर चला गया। मैं उसे गायब होते देखती रही। उसकी दुनिया में क्या इतनी परेशानियां थी जितनी छिपी मुस्कानें? शायद शायद इसीलिए वो कभी पूरी तरह मेरा न हो पाया। मैंने सोचा, अगर मैं उसे बच्चा दे दूं, शायद उसके जीवन में थोड़ी खुशी आ जाए। पर अगले ही पल दिल जोर से धड़क उठा। मुझे याद आ गया कि ये सब सिर्फ एक सौदा था। एक दिन मुझे अपना ही बच्चा छोड़ के जाना पड़ेगा। डोना अगर मेरा इरादा तोड़ने का पता चल गया तो मुझे जिंदा न छोड़ेगी।
सचमुच, मैं एक अजीब जाल में फंस चुकी थी। रात को जब सज-धज के बाथरूम से वापस आई, वो बिना कमीज के लेट था। वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी संगमरमर की मूर्ति में जान डाल दी गई हो। मैं धीरे से उसके ऊपर झुकी, घुटनों के बल उसके दोनों तरफ बैठ गई। बाल गालों पर आ गए, मैंने उनके बीच से चूम लिया। उसके होठों से हल्की सी गरम आवाज निकली, तुम काफी शरारती हो गई हो। तो सजा दो मुझे, डैडी, मैंने फुसफुसाकर कहा। 1 सेकंड में उसने मुझे उलट दिया, हाथ सिर के ऊपर पकड़ लिए। बिल्कुल सेक्सी पागल, उसने इतालवी में कहा, और उसकी आवाज मुझे अंदर तक जला गई। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसके लिए कोई गुनाह हूं, जिसे वो फिर से दोहराना चाहता है। मुझे चूमो, मैंने धीरे से कहा। इस बार उसने होठों से न बल्कि धीरे, बहुत धीरे मुझे छुआ। पहली बार उसका स्पर्श कोमल था, जैसे उसे डर हो मैं टूट न जाऊं। उसकी आंखें मेरी आंखों में थी, राख की तरह गहरी, पर कहीं भी न बुझी हुई। उस रात वो अलग था। जब हम दोनों एक साथ सांस ले रहे थे, तो पहली बार कुछ समान महसूस हुआ। तुम बदल गए हो, मैंने फुसफुसाया। वो हंसा, तुम दूसरी बार कह रही हो ये। क्योंकि ये सच है, मेरे शब्द अधूरे थे, मैं नरम कहना न चाहती थी। वो शब्द उसके लिए अपमान बन सकता था। इसका मतलब, उसने पूछा। मुझे नहीं पता, हम दोनों चुप थे, फिर धीरे से साफ-सफाई की। और पहली बार वो मुझे अपनी बाहों में भर कर सो गया। बिना डर, बिना जिद, सिर्फ सांसों की एक लय, शांत और सच्ची। पाठ 42। जेस मैं शायद अपने खून की कीमत नरमी से चुका रहा था, उसकी वजह से। मैं उसके चेहरे को देख रहा था, चांदनी की रोशनी उसकी त्वचा पर पिघल रही थी, उस अलौकिक सौंदर्य को और गहरा बना रही थी। मैंने सांस खींची। क्या मैं वाकई फंस रहा था? मैंने सिर जोर से हिलाया, जैसे विचारों को दूर फेंक देना चाह रहा हूं। नहीं, मैंने खुद से कहा। ये प्यार नहीं है, बस पसंद है। कोई अपने जंगली बीवी से नफरत तो नहीं करता ना? मैं धीरे से बिस्तर से उठा। शायद हम बहुत करीब हो गए थे। ये यात्रा वैसे भी मेरी आकस्मिक गलती थी। मैं बस उसके लिए कुछ अच्छा करना चाह रहा था। शादी के बाद कोई हनीमून नहीं था। वो उससे कहीं बेहतर की हकदार थी। वास्तव में, मुझे भी इसकी जरूरत थी, भागने की, आराम की। मैं थक चुका था, अंदर तक। समुद्र की तरफ देखते हुए मैं बालकनी में खड़ा था, लहरों की आवाज सुनते हुए। थोड़ा चैन मिल रहा था, पर मन अब भी भारी था, जहाज के साथ डूबे माल की तरह। शिपमेंट्स डूब गए थे। कई लोग मारे गए। कई मिलियन डॉलर समुद्र में समा गए। किसी अंदरूनी विश्वासघात के संकेत थे, पर अंत में फर्क क्या था? यह मेरी दुनिया थी, और मैं इससे भाग नहीं सकता था। एंजो, उस नाम पर मेरे दांत आपस में भींच गए। वो सांप था, धोखेबाज और कमजोर। मुझे पक्का भरोसा था वो दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। टॉमस का कॉल कुछ घंटे पहले आया था, बुरी खबरों के साथ। पर मैंने मीरा के सामने कुछ नहीं दिखाया। वो सोचती रही कि हमारा ट्रिप सिर्फ आराम के लिए है। और सच कहूं तो मुझे भी यकीन करना पसंद था कि कम से कम एक बार जिंदगी में सब कुछ सामान्य लग रहा है। मैंने खुलकर स्वीकारा था, मीरा के साथ मैं थोड़ा नरम हो रहा था। वो ऐसी औरत थी जिसे जोर से नहीं, ध्यान से छूना पड़ता था। हम निकल रहे हैं, तुम आ रहे हो? मीरा ने पूछा। मैंने उसकी तरफ देखा। धूप जैसे फूलों वाली पोशाक में वो सचमुच एक सनशाइन लग रही थी। उस चेहरे पर न मेकअप, न कोई आडंबर, बस एक खालिस खूबसूरती।
मेरा दिल चाहा उसे खींच लूं और उसके होठों को फिर से चूम लूं, पर मैं संभाल गया। नहीं, मैंने कहा, संभल कर। क्यों? मुझे काम है। तुम दोनों आनंद लो, मैंने कहा, एरियल की तरफ भी इशारा करते हुए। हाँ, अब मैंने एरियल की मौजूदगी को मान्यता दी थी, क्योंकि उसने मीरा को संगत दे दी थी। मुझे पता था मीरा को अकेलापन पसंद नहीं, और मैं उसे सिर्फ प्रेस और कैमरा के लिए नहीं लाया था। मीरा ने हैरानी से देखा। मैंने आगे बढ़कर उसके होठों पर विदाई का एक हल्का किस रखा। वो पहले चकित हुई, फिर धीरे से वो भी जवाब दे गई। समुद्र के सामने मैं बिना शर्ट के खड़ा था। ठंडी हवा त्वचा से टकरा रही थी। पहली बार मन थोड़ा शांत था। लहरों की ध्वनि मेरी धड़कनों के साथ मिल रही थी। बस थोड़ा आराम, थोड़ा खालिस सन्नाटा। मीरा का ख्याल आया, वो शायद किसी स्थानीय बाजार में एरियल के साथ मोलभाव कर रही होगी। वो हमेशा त्याग की तरफ झुकी रहती थी। महंगी चीजों में उसका दिल नहीं था। मैं मुस्कराया। काश उसे पता होता कि वो मेरी जिंदगी में कितना गहराई तक घुस गई है। मैं खुद ही हैरान था, क्योंकि अब वो मेरे दिन का हिस्सा बन गई थी, मेरी सांसों की तरह। शायद ये प्यार न था, पर कुछ तो था जो प्यार जैसा ही महसूस होता था। मैंने सिर हिलाया। सुधर जा, जेस, अपने आप से बोला। ये सब हद से आगे जा रहा था। मैंने कॉफी का घूंट भरा, गर्म तरल ने जीभ जला दी, पर कमजोर दिल को थोड़ा शांत किया। आंखें बंद कर बस सांस ली। कभी भी मैं भी सोचता था, काश लोग जान पाते कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। सिर्फ पत्थर दिल गैंगस्टर नहीं, बल्कि थका हुआ आदमी। दोपहर की नींद में था जब फोन बज उठा। भयंकर झुंझलाहट में उठा। क्या है, टॉमस? मैंने कड़वी आवाज में कहा। वो संकोच से बोला, बॉस, मुझे पता है आप छुट्टी पर हैं, पर बात महत्वपूर्ण है, बोलो सीधे। एंजो को यूरोप में लोरेंजो के साथ देखा गया है। मैं कुछ सेकंड चुप रहा। अंदर से सिर्फ एक ही शब्द उठा, वो हरामी। मुझे कोई हैरानी न थी, बस झुंझलाहट थी। क्या किसी को पता है कि मैं अभी कहाँ हूँ? क्या? मैंने भौं सिकेड़ी। वो समझ गया। नहीं, सर। अच्छा, अब सुनो, एक फेक लोकेशन लीक करो। जब वो दोनों मुझे ढूंढने आए, तो मेरे नाम का संदेश दे देना। मैंने उसे अपनी योजना के हर कदम समझाए। समझ गया बॉस, काम हो जाएगा। और अब मुझे तंग मत करना जब तक हम न्यूयॉर्क न लौटें। वो थोड़ा मुस्कराया। हनीमून एंजॉय करिए, बॉस। मैंने फोन रख दिया और हल्की मुस्कान आई। शायद वो ठीक ही कह गया। अब मुझे सच में इस आराम का हक था। पार्ट 43। मीरा, कैसी लग रही हूँ? मैंने एरियल से पूछा, जब मैंने अपने नए मैक्सी स्कर्ट और क्रॉप टॉप में हल्का सा घूम कर दिखाया। वो मुस्कराई, कमाल की। धन्यवाद, लेकिन तुमने अब तक कुछ चुना ही नहीं। वो सिर हिलाकर बोली, मैं ज्यादा शॉपहॉलिक नहीं हूँ। बकवास, मैंने हंसते हुए कहा, कुछ तो लो, सब मेरी ओर से। ये बहुत ज्यादा होगा। नहीं, मैं जिद कर गई, तुम मेरे लिए इतनी मेहनत कर रही हो। ये छोटी सी चीज है। आखिर वो भी कुछ खरीदने लगी, तो मुझे और मजा आ गया। हम लोकल मार्केट गई। हाथ से बुनी टोपियाँ, छोटे छोटे गहने और यादों के लिए कई चीजें ले ली। यहाँ तक कि हमने स्थानीय खाना भी चखा, और उसका स्वाद अब तक ज़बान पर था। मुझे तो लग रहा था ये दिन कभी खत्म ही न हो। पर शाम के करीब 4 बजे जेस का मैसेज आ गया, डिनर है, 7 तक वापस घर आ जाना। आम तौर पर मैं इस तरह के आदेश पर गुस्सा कर देती, पर इस बार दिल में एक अजीब सी उत्सुकता थी।
शायद पहली बार मैं खुद भी उसे देखने के लिए बेचैन थी। मैं और एरियल दोनों कार की पिछली सीट पर बैठ गईं। ड्राइवर और गार्ड आगे थे। हम हंसते बोलते सारा रास्ता निकले। ये दिन भूलने लायक न था। घर पहुंचने पर गार्ड्स ने हमारा सामान अंदर उतार दिया। एरियल अपने कमरे की ओर चली गई और मैं अपने कमरे की तरफ मुड़ गई। जैसे ही मैं अंदर गई, फोन बजा। वीडियो कॉल थी, रॉबर्टो की। हे, वो कह रहा था। फिर थोड़ा सिका हुआ चेहरा बनाया। कहाँ हो तुम? हम वेकेशन पर हैं, मैंने हंसते हुए कहा और अपने शॉपिंग बैग्स दिखाए। उसने भौं उठाई। तुम कुछ ज्यादा ही तो नहीं करे जा रही? मुझे नहीं लगा था मेरी बहन गोल्ड डिगर होगी। मेरे कानों में आवाज गूंज गई। मैं सन्न रह गई। क्या बोला तुमने? मैं चीख पड़ी। अगर वो मेरे सामने हो तो मैं उसे थप्पड़ मार देती। तूने मुझे इस हाल में डाला और अब जब मैं थोड़ी ठीक जीने की कोशिश कर रही हूँ तो मुझे स्वार्थी कह रहा। मैं बोली और फोन कटकर फौरन ब्लॉक कर दिया। दिल धड़क रहा था। क्या वो सही था? क्या मैं वास्तव में खुद को खो रही थी? पैसों और आराम के नीचे? मैंने खुद से सवाल किया, लेकिन जवाब दे पाने से पहले ही जेस कमरे में आ गया। उसकी आंखें मुझ पर थमी रहीं, इतनी गहरी कि मानो सारी परतें हटा रही हो। सुना, चिल्ला रही थी तुम? उसने कहा। गलत सुना तुमने, मैंने तेजी से बोला। उठने की कोशिश की। वो एक झटक ऐसे मेरी कलाई पकड़े हुआ था। क्या हुआ है? कुछ नहीं, जेस, तुम दर्द दे रहे हो। उसने धीरे से अपनी पकड़ ढीली की पर नजरें अब भी भेद रही थी। मैंने सांस छोड़ी। मैं ठीक हूँ। बस डिनर के लिए तैयार होने जा रही हूँ। वो थोड़ा समझ न पाया पर कंधे उठा के चुप रह गया। मैंने पीठ खुली लाल रंग की शॉर्ट ड्रेस पहनी जो मेरी शक्ल सूरत को बिल्कुल उभरे दे रही थी। थोड़ा मस्कारा, लिप ग्लॉस और हल्का पाउडर। बालों को स्लिक पोनीटेल में बांधा। एलवी का पर्स, वही जो उसने रोम में दिया था, हाथ में लिया और वो चेन भी पहन ली जो उसने कभी उतारने से मना किया था। जब मैं बाथरूम से निकल आई, वो काउच पर बैठा इंतजार कर रहा था। सफेद शर्ट, काले ट्राउजर, साधारण पर उस पर कुछ भी साधारण नहीं लगता था। उसने मेरे पीठ के नीचे हाथ रखा और धीरे से कहा, चलो। मैंने कहा, एरियल नहीं आ रही। आज रात सिर्फ तुम और मैं। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। फिर उसने मुझे सफेद गुलाबों का गुलदस्ता दी। तुम के लिए। मैंने महक कर मुस्कराया। वो हल्का सा मुस्कराया भी, पर गॉर्ड्स के सामने ज्यादा न दिखाया। रेस्टोरेंट खाली था। पूरी जगह उसने हमारे लिए बुक कर ली थी। ये पहली बार था जब उसने कुछ पब्लिसिटी के लिए नहीं किया, बस हमारे लिए। दिल में कुछ पिघल सा गया। मैंने अपने आप को रोक ना पाया और उसे किस कर लिया। ये किस लिए? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। शायद तुम इतने बुरे नहीं हो, वो झुककर बोला। क्या तुम मुझसे प्यार करने लगी हो? मैं ठिठक गई। प्रश्न इतना सीधा था कि जवाब ढूंढने तक दम घुट गया। मैं धीरे से कहा, पर तुम तो कहते हो तुम्हें प्यार पर विश्वास नहीं। नहीं है, वो बोला, और इतनी ठंडी आवाज में कि मैंने आगे कुछ नहीं कहा। हम दोनों ने चुपचाप खाना खाया। बीच बीच में हल्की बातें हुईं, पर सारी खामोशी में भी एक तनी हुई चाहत थी। थोड़ी सी वाइन और मेरा ओव्यूलेशन डे, सबने मिलकर मुझे उसकी तरफ खींच रखा था। मैं उसके करीब झुकी। चलें? उसने बिल चुकाया और मेरा हाथ थाम लिया। कार तक की यात्रा खामोश थी, बस उसकी उंगलियां कभी भी मेरी जांघ पर फिसलती थी। मैंने खिड़की से देखा। हम विला की तरफ नहीं जा रहे। कहाँ जा रहे हैं? मैंने पूछा। बीच पर, वो बोला। बीच?
वो मेरे ठोड़ी को छूते हुए बोला, मुझ पर भरोसा करो। मैंने सांस लिया और कर लिया। वो गाड़ी समुद्र के किनारे लगा दी। इंजन की हल्की गुनगुन के सिवा सिर्फ लहरों की आवाज थी। उसकी नजरें मुझ पर थमी थी, भारी, अटूट। तुमने वो ड्रेस मेरी सब्र की परीक्षा लेने के लिए पहनी है ना? उसकी आवाज नीची, खुरदरी और खतरे से भरी थी। ये सिर्फ ड्रेस है, मैंने धीरे से कहा, पर आंखों में हिम्मत न थी। नहीं, ये वो नजरों की बात है जो तुमने सारी शाम दी। वो हंसी जो सिर्फ मेरे लिए थी। उसकी उंगलियां मेरी ठोड़ी से नीचे, मेरे पैरों तक फिसल आईं। बाकी कोई इच्छा करता, पर वो मैं नहीं हूं। और फिर उसके होंठ मेरे ऊपर थे, तीखे, भूखे, बेखौफ। उसका चुंबन कोमल नहीं था, वो शिकारी था और मैं शिकार। मेरी सांसें तेज थी, कांच के वही टिंटेड दरवाजे हमारी ढाल थे। कोई देख लेगा, मैंने धीरे से कहा। देखने दो, उसने घुरकर कहा, कम से कम उन्हें पता तो चलेगा कि तुम किसकी हो। उसके हाथ हर जगह थे, मेरी कमर, गर्दन, घुटनों तक। वो कह रहा था, बोलो, बताओ कौन हो तुम? तुम्हारी, मैंने सांस के साथ कहा। मैं सिर्फ तुम्हारी हूं। उसकी पलकों के नीचे एक अंधेरी मुस्कान थी। तुम ही मेरा अंत हो, मीरा, उसने धीरे से कहा। पर आज रात नहीं। उसने मुझे अपनी गोद में खींच लिया। जब मैंने जिप खोली और वो अंदर आया, कार की खिड़कियां भाप से ढक गईं, लहरों का शोर पर्दे की तरह पीछे रह गया। अब सिर्फ वो था, मैं थी, और हमारी धड़कनों का ताल, जो समुद्र की लहरों से भी ज्यादा तेज था। 5:44। मीरा कई हफ्ते बाद मेरे हाथ कांप रहे थे जब उन दो लाल लाइनों को देखा। दिल धड़क रहा था, आंखों से बेनतहा राहत के आंसू बह पड़े। आखिरकार, मैंने सांस ली। कितने महीनों की कोशिश के बाद आखिरकार मैं गर्भवती थी। ऐसा लग रहा था जैसे सपना देख रही हूं, या जैसे शरीर से बाहर खड़ी कोई औरत यह घटना देख रही हो। मालदीव की यात्रा वाकई काम आ गई थी। शायद बस थोड़ा पर्यावरण बदलने और तनाव कम करने की जरूरत थी। मैं अब सचमुच मां बनने वाली थी। डोना कार्मेला को बताना था कि हमारी योजना अब शुरू हो गई है। मैं बाथरूम से बाहर आई तो एक क्षण को रुक गई। अपना हाथ पेट पर रखा, एक जिंदगी अब मेरे अंदर धड़क रही थी। 3 टेस्ट किट्स झूठ नहीं बोल सकती। ये मेरा पहला अनुभव था, गर्भावस्था का। क्या हो रहा था मुझे भी पूरा समझ नहीं आ रहा था। कोई लक्षण भी नहीं थे, बस पीरियड लेट हुआ तो टेस्ट कर लिया। अगर मैं डोना को बताती, तो सब कुछ वास्तविक हो जाता। पर फिर एक नाम दिमाग में उभरा, जेस। मैंने घबराकर सांस खींची। अभी उसे नहीं बताना चाहती थी। मुझे खुद भी समझ नहीं था वो कैसी प्रतिक्रिया देगा। अब क्या करूं? मैं बिस्तर पर बैठी थी, आंखों से आंसू बिना रुके गिर रहे थे। खुशी, दहशत, भ्रम, सब एक साथ। और धीरे धीरे डर ने बाकी हर एहसास को ढक लिया। शाम तक मैंने हिम्मत जुटाई और डोना कार्मेला के कमरे तक गई। रास्ते में गार्ड मुझे देखकर सिर हिला रहे थे, पर मैं बस ख्यालों में गुम चलती गई। दरवाजे पर पहरेदार ने दरवाजा खोला और मैं अंदर गई। मीरा, वो धीरे से बोली। डोना, मैंने सिर झुकाया। कई दिनों बाद दिखी हो। जेस ने कहा था तुम घर पर नहीं थी। आपके लिए ही काम कर रही थी, वो धीरे से कह रही थी, मुझे सामने बैठने का संकेत देकर। मैंने पूछा नहीं कि वो कहाँ थी, उनकी दुनिया से मेरा क्या लेना देना। घबराई आवाज में कहा, मुझे कुछ कहना था। मेरे हाथ पसीने से भीग गए थे। कहो। आज सुबह मैंने टेस्ट किया। मैं गर्भवती हूँ।
कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा और फिर उनकी आंखें चमक उठीं। शानदार खबर, मीरा। आखिरकार वो कह उठीं, पहली बार इतनी भावनात्मक लगी। हाँ, मैंने झिझक भरी मुस्कान के साथ कहा। तुमने जेस को बताया? उसका नाम सुनते ही दिल एकदम थम गया। नहीं, पहले आपको बताना चाहा। वो संतोष से सिर हिलाने लगी। योजना चालू हो गई है। 1 साल या उससे कम में तुम्हारी मुक्ति होगी। हाँ, मैंने धीरे से कहा, पर दिल थोड़ा हिचका। वो मुस्कुराकर पूछी, संदेह में तो नहीं? नन्ही, मैं हकलाई। वो मेरे करीब झुकी, आवाज धीमी पर चेतावनी भरी। जेस और उस बच्चे से मोह मत रखना, वरना सब खत्म हो जाएगा। अपनी चाल ना भूलना। मैंने सिर झुका दिया, पर दिल में कुछ थोड़ा टूट सा गया। क्या मैं वाकई अब भी सिर्फ एक मोहरा थी, या सचमुच अपने बंधन से प्यार कर बैठी थी? अगले दिन मैंने पूरे दिन खुद को उससे छुपा रखा। न ब्रेकफास्ट, न लंच में वो पुकार, पर वो भी कुछ न बोला। क्या उसे फर्क नहीं पड़ा? मैं अपने कमरे में चुप बैठी सोचती रही कैसे उसे बताना है। तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई। वो था। हमारा डिनर एक जरूरी बिजनेस मीटिंग के साथ है। 6 बजे तक तैयार रहो, उसने संक्षेप में कहा। मैंने सिर हिलाया। ठीक है। वो रुका और बोला, तुम ठीक हो? हाँ, मैंने झूठ बोला। सारा दिन तुम्हें देखा नहीं, कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, सब ठीक है। उस ने मेरे माथे पर चुंबन किया और शरारत से मेरी कमर को थोड़ा थाम लिया। मैं अचानक हंस पड़ी। उसके जाने के बाद फिर वही डर लौट आया। अगर उसे बता दूं, तो कैसी प्रतिक्रिया होगी? क्या वो खुश होगा या भड़क उठेगा? अब कुछ सोचने का वक्त न था। मैंने काला गाउन निकाला। ये वही रंग था जो उसे भावता था। हल्का मेकअप, न्यूड लिप्स, बालों का स्लीक बन। परफ्यूम लगाया, स्लेटो पहन क्लच उठाया। नीचे उतरते ही वो पहले से खड़ा था। उसने मेरे हाथ को चूमा। आज सबकी नजर तुम पर होगी, पर तुम सिर्फ मेरी हो। मैंने उसकी आंखों में झांका। वो कब मुझ पर कब्जा जमा बैठा, पता न चला। शायद वो ही कैद थी जिससे मैं प्यार करने लगी थी। डिनर एक शानदार इतालवी रेस्टोरेंट में था। 2 जोड़े था, एक जेस के साथी, मिस्टर और मिसेज रेन। महिला लगभग मेरी उम्र की थी, एलियाना। बहुत बातूनी, इतनी कि मैं थक गई। हम कभी ब्रंच पर चलेंगे, वो कह रही थी, और मैं बस मुस्कुराकर कहती गई, जरूर। दिल में सोचा, कभी नहीं। जैसे ही कार में लौटी, जेस ने पूछा, ठीक हो? हाँ, बस थोड़ा थक गई। वो सिर हिलाया। बाकी रास्ता चुप्पी में गुजरा। घर आकर उसने कहा, मेरे कमरे में आओ, थोड़ी बात करनी है। मैंने मेकअप साफ किया, आरामदेह कपड़े पहन उसके कमरे में गई। वो वाइन का ग्लास भर रहा था। उसने मुझे ग्लास थमाया। मैंने सिर हिलाया, नहीं। क्यों? उसने भौं सिकोड़ ली। मैं पी नहीं सकती। उसकी आंखें पल भर में सिकुड़ गईं। संकेत मिल गया था। जेस, मैंने धीमे से कहा, मैं गर्भवती हूँ। कमरे का माहौल तुरंत बदल गया। वो मुझे बिना पलके झपकाए घूर रहा था। मैंने चाहा जमीन फटे और मैं गायब हो जाऊं। उसकी आवाज आई, यही तुम्हारा प्लान था, है ना? मेरी सांस अटक गई। वो समझ गया था सब। जेस, मैंने कहा, पर वो बोल पड़ा, निकल जा यहाँ से। मैं सन्न रह गई। लेकिन जेस, मीरा, भाग जा यहाँ से वरना मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा कठोर। मैं डर गई। पता न चला कैसे पैर चलने लगे। दौड़ती हुई अपने कमरे तक पहुंची। पीठ दरवाजे के साथ लगाकर बैठ गई। सांसें तेज थे, दिल 2 धड़कन छोड़ रहा था।
ये अच्छा नहीं हुआ, मैं धीरे से बोली। नहीं, वाकई ये अच्छा नहीं हुआ। पाठ 46। मीरा जब वो बिना पीछे देखे कमरे से निकल गया, मैं रोते रोते सांस भी न ले पाई। उसका पीछा कर कोई फायदा न था। वो या तो मुझे धक्का दे देता या कुचल देता अपनी बातों से। कभी न समझ पाती थी कौन सा जेस सच है, वो जो मुझसे नफरत करता है या वो जो मुझ में सा हो जाता है। अब की बार उसमें फिर वो ठंडापन आ गया था, जैसे वो कभी बदला ही न हो। रात कितनी भी देर की हो, मैं बिना सोचे डोना कार्मेला के कमरे की ओर भागी। वो अब भी जाग रही थी। टीवी पर कोई पुराना शो चल रहा था। मुझे देखते ही वो उठीं। क्या हुआ मीरा? रो क्यों रही हो? मैं फूट पड़ी। कुछ कह भी न पाई कि वो मेरे पास आई, पीठ सहलाने लगी। मीरा, तनाव गर्भवती औरत के लिए अच्छा नहीं। गहरी सांस लो। मैंने धीरे धीरे सांस ली और कहा, वो बच्चा नहीं चाहता। थोड़ी देर की खामोशी के बाद वो पूछी। उसने खुद कहा। मैंने सिर हिलाया। हाँ, और वो बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है। वो थोड़ी सोच में पड़ी, फिर धीरे से बोली, शांत रहो, मैं उससे बात करूंगी। शायद वो घबराया होगा। घबराया? मैंने थोड़ा कटाक्ष किया। 2 दिन हो गए बताए हुए। उसे थोड़ा समय दो, वो समझ जाएगा, उन्होंने कहा। मुझे उम्मीद न थी, फिर भी सिर हिलाया। मैंने उन्हें वो बातें भी बताईं जो अभी अभी हमारे बीच हुई थी। ड्यू मियो, हे भगवान, ये लड़का भी ना, वो कह उठीं। फिर गंभीर हो कहने लगी, अब जाकर सो जाओ। रोना बंद करो, कम से कम अपने बच्चे के लिए। ठीक है, मैंने धीरे से कहा। उन्होंने गार्ड से मुझे मेरे कमरे तक छुड़वाया। मैं बिस्तर में जाकर सिकुड़ गई और सो गई। अगली सुबह मैं टेबल पर बैठ गई, सोचा वो नीचे आएगा तो शायद बात हो जाए। पर वो न आया। आंखों में फिर नमी भर आई ही थी कि डोना अंदर आई। उन्होंने बस एक नज़र मुझ पर डाली। मैंने सिर हिलाया कि नहीं, अब तक कुछ नहीं। वो गहरी सांस भर सीढ़ियों की ओर मोड़ी। मैं धीरे से पीछे हो ली, उनके पीछे जाते हुए ऊपर चढ़ गई। उसके ऑफिस के बाहर पहुंची, दरवाजे के पास दीवार से लगकर खड़ी हो गई। अंदर से उनकी आवाजें स्पष्ट थी। अगर तुम बच्चा नहीं चाहते थे तो वेसेक्टॉमी करवा लेते। डोना की तेज आवाज गूंज रही थी। वो पिल पर थी, जेस गर्जा। तो फिर शादी ही क्यों की उससे, जब वारिस नहीं चाहते थे? मैंने सांस रोकी। उसका जवाब सुनने को दिल रोका बैठी थी। माँ, इस विषय से दूर रह सकती हो तो रहो। मेरी शादी तुम्हारा मामला नहीं। जेस, मैंने तुम्हें कभी जानवर बनने के लिए नहीं पाला। वो गर्ज उठा। तुम्हारे पास तो पलाने का समय भी नहीं था। पापा ने पाला। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर डोना की आवाज आई, शब्दों में बर्फ सी ठंडक। काश तू मर गया होता। रोको नहीं। मेरी सांस अटक गई। मैंने हाथ से मुंह ढक लिया। जेस बोला, मुझे पता था तुम यही कहोगी। वो हमेशा तुम्हारा पसंदीदा था, क्योंकि वो औरतों को इंसान मानता था, संपत्ति नहीं। तुमने मीरा को नरक में धकेल दिया है। वो ये बच्चा नहीं रखेगी। उसके शब्द तेज छुरियों से कम न थे। मैंने अपने पेट पर हाथ रखा। क्या वो बच्चे को खत्म करवाने की बात कर रहा था? डोना की आवाज और कठोर हो गई। वो ये बच्चा रखेगी। ये मेरा पोता होने वाला है। वो ताने के स्वर में हंसा। ये समय ठीक न है, और बच्चे भी आ सकते हैं। क्या तुम खुद को सुन भी रहे हो? वो गर्जी। पहली बार मैंने डोना कार्मेला को इतना चिल्लाते सुना था। वो थक गई थी, अपने बेटे से लड़ते लड़ते। जिस रोमानो के लिए केवल वो ही मौजूद था, वो खुद।
कभी किसी और का वजूद उसके जीवन में जगह न पाता। मैंने धीरे से पीछे कदम बढ़ाया। दिल सैकड़ों कांटों से भरा हुआ था। कमरे तक पहुंचते ही जमीन पर बैठ गई, नजरें खाली और मन सवालों से भरा। क्या मेरी जिंदगी यही होनी थी? मैं फुसफुसाई। सब कुछ उलझ गया था, इतना कि कोई समझा न सकता था। रॉबर्टो। उसके शब्द अब भी मेरे कानों में गूंजे। तू बहुत डूब रही है, मीरा। वो सही था। मैं वास्तव में खो रही थी। मैंने फोन उठाया और कॉल लगाई। वाह, बहुत बड़ी मेहरबानी जो मेरी याद आ गई, वो व्यंग्य से बोला। मेरी आवाज टूट गई। मुझे गुस्सा था। माफ करो। मीरा, क्या हुआ? तू रो रही है? उसने कुछ किया, अब उसकी आवाज चीख में बदल रही थी। नहीं, मैंने कमजोर स्वर में कहा। मीरा, साफ बोल। उसने तुझे छुआ? मैं एक क्षण रुकी, फिर फुसफुसाई। वो नहीं, बस। क्या? वो गुस्से से भड़क उठा। मैं गर्भवती हूँ। खामोशी छाई। फिर उसकी आवाज धीमी पर तीखी आई। क्या यही चाही थी तू? हाँ, पर वो बच्चा नहीं चाहता। मेरी आंखें फिर भीग गईं। कुछ सेकंड की मौनता, फिर उसकी धमकी। मैं आ रहा हूँ। रॉबर्टो, कुछ मत करना। कॉल कट गया। ओह नहीं। मैंने हाथ से बाल पकड़े। वो एक आग था और अब वो भड़क चुका था। मैंने बार बार उसे कॉल की, मैसेज भेजे, वॉइस नोट्स रिकॉर्ड किए, सब बेकार। वो उठा नहीं रहा था। दिल से बस एक ही दुआ निकली, हे भगवान, ये सब न हो। 5:47। मीरा। वो ज्यादा समय नहीं लगा। मेरा भाई पहुंच गया और सब कुछ ढलान पर गिर गया। काश जेस कहीं बाहर होता, पर वो अब भी घर पर था। जेस रोमानो। रॉबर्टो की गरजती आवाज पूरे घर में गूंज उठी। मैं सीढ़ियां उतरती भागी। देखा तो 2 गार्ड्स उसे पकड़े खड़े थे ताकि वो ऊपर न चढ़ पाए। रॉबर्टो, कृपया कोई ड्रामा मत करो, मैंने कहा, जैसे ही हमारी नजरें मिली। वो कहाँ है? उसकी गरज से कमरा हिल उठा। तुम खुद को मरवाओगे, मैं चिल्लाई। मुझे परवाह नहीं। कहाँ है वो? वो घर पर नहीं। मैंने झूठ बोला। झूठ, उसने कहा, और तभी ऊपर से वो आवाज आई जिससे मेरी सांस रुक गई। वो यही हूँ, रॉबर्टो। जेस बैल्कनी पर खड़ा था, जैसे राजा अपने दासों को देख रहा हो। तू हरामी है। मेरे भाई की आंखें खून उगल रही थी। वो गार्ड्स की गिरफ्त से छूट गया और सीधे ऊपर भागा। मैं भी भाग पड़ी, उनके बीच खड़ी हो गई और दोनों को हाथों से रोकने की कोशिश की। काफी हो गया, रॉबर्टो, मैं चीखी। वो गर्जा, उसने तुझे काफी दर्द दिया है। आज तू उसके साथ नहीं जा रही। जेस हंस पड़ा, धीमी पर घातक हंसी। मीरा कहीं नहीं जाएगी। वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। मेरे होठों से सांस छूट गई। अचानक उसे परवाह हो गई उस बच्चे की जिसकी मौजूदगी पर वो गुस्से से भरा था। अभी क्यों दिखावा कर रहे हो, जेस? मैंने कहा। पहले तो जरा भी परवाह न थी, वो बस मेरी तरफ देखता रहा। अब वो मेरे बच्चे की माँ है, मीरा। इसलिए वो कहीं नहीं जाएगी। तू बस एक अहंकारी जानवर है जो अपने आप को अमर समझता है, रॉबर्टो ने थूका। जेस ठंडे लहजे में कहा, इसे यहाँ से निकालो। मैं बिना अपनी बहन के नहीं जाऊंगा। मेरे भाई की आवाज कांप रही थी, पर इरादा मजबूत था। जेस ने शब्द फेंके, मीरा, सामान समेटो। तेरा कर्ज अब खत्म हो गया। अब इसका ड्रामेबाजी खत्म करो। जेस ने धीरे से हंसकर कहा, वो ही कर्ज है। $2 लाख की कीमत की औरत। वो मेरी बीवी है, वो जोड़ा, और अब मेरी है।
मेरी बहन तेरा संपत्ति नहीं, रॉबर्टो ने गरज कर कहा। मेरे सिर में गूंज गया सब। हर शब्द सुइयों की तरह धंस रहा था। मेरी दृष्टि धुंधली होने लगी, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। रुको दोनों, मैंने फुसफुसाते हुए कहा और फर्श पर गिर गई। अगली बार जब आंख खुली, मैं अस्पताल के बिस्तर पर थी। कमरे की सफेद दीवारें चुभ रही थी। धीरे धीरे बैठी और सामने डोना कार्मेला को देखा। धीरे, मीरा, वो धीमे से बोली। जेस कहाँ है? और मेरा भाई? वो थोड़ी देर चुप रही, फिर कहा, जेस यहाँ नहीं है। मुझे सीने में सहरन सी महसूस हुई। फिर अचानक याद आ गया, मेरा बच्चा। मैंने पेट पर हाथ रखा। डॉक्टर ने कहा सब ठीक है, बस आराम करना होगा। बिल्कुल बिस्तर से मत उठना। मैंने आंखें बंद की, धीरे से सांस छोड़ी। कम से कम बच्चा सुरक्षित था। नर्स आई, ब्लड प्रेशर और वाइटल्स चेक किए। डॉक्टर ने कहा कल पहली अल्ट्रासाउंड होगी। मैं बस सुनती रही, थोड़ी शांत, थोड़ी खो सी गई। घंटों बीत गए, पर जेस का कोई अतापता नहीं। डोना ने धीरे से कहा, मीरा, वो आने वाला नहीं। मैंने धीरे से कहा, क्यों? उसने मुझसे वादा किया था कि मुझे हमेशा बचाएगा। गले में कठोर गांठ सी थी, आंखों में पानी। वो संजीदगी से बोली, उसका अहंकार हर एहसास से बड़ा है। अब तुम्हें खुद को बचाना होगा। उसे छोड़ दो, मीरा। अपने लिए, मैंने धीरे से कहा, पर मैं फिर चुप हो गई। उसी पल समझ आ गया कि मैंने जिससे प्यार सोचा था, वो सिर्फ कैद था। मैं खुद को एक अनजान आदमी के हवाले कर बैठी थी, जो कभी मेरा न हो सका। तुम्हें यहाँ से चले जाना होगा, डोना ने कहा। कहाँ जाऊंगी? मैंने टूटे स्वर में कहा। इसकी चिंता मत करो। बच्चे और अपने लिए कहीं दूर जाना होगा। बाकी मैं देख लूंगी। कई दिन अस्पताल में रही। जेस सिर्फ एक बार आया। हमारी बात जबरन शिष्टतापूर्ण थी, दोनों चुप। जब वो जा रहा था, मैंने उससे कहा, एक बार चेहरा छू सकती हूँ? वो हैरान हुआ, पर मना न किया। मैंने धीरे धीरे उसके चेहरे के हर हिस्से को महसूस किया, जैसे याद में उकेर लूं। क्योंकि ये आखिरी बार था। मेरी गर्भ में उसका बच्चा था, शायद वो ही मुझे उससे हमेशा के लिए जोड़े रखेगा। वो चला गया और मैं रो पड़ी। ये रोना बस दिल के खालीपन का नहीं था, ये खत्म हो चुके सपने का शोक था। डोना ने सब तैयार कर लिया। जिस दिन मुझे छुट्टी मिली, मैं रात तक अस्पताल में रुकी रही। आधी रात वो थोला बैग भेजी, पासपोर्ट, पैसे और एक सुरक्षित कॉन्टैक्ट, जो मुझे नए देश में मिलने वाला था। हुडी पहनकर, छोटा सूटकेस लिए मैं कमरे से निकल पड़ी। पर जाने से पहले उस बिस्तर की ओर देखा जहां वो हार पड़ा था जो जेस ने मुझे दिया था। मैंने उसे उतार दिया। वो एक याद था, जिससे मुक्ति लेनी थी। वो अब सिर्फ तेज जख्म था, न गले का गहना। मैंने गले से सांस खींची, दरवाजा खोला और धीरे धीरे बाहर निकल गई। टैक्सी से सीधे एयरपोर्ट पहुंची, बोर्डिंग पास लिया, सीट पर बैठी। जब विमान ने उड़ान भरी, मैंने खिड़की से आकाश की ओर देख कहा, अलविदा, जेस। पार्ट 48। जेस पिछले कुछ दिन काफी उथल-पुथल भरे थे। एक के बाद एक समस्या, व्यापार, कानूनी मामले और अब मीरा का अस्पताल में होना। कितना बुरा हो सकता था सब कुछ? मैं अब जानने वाला था। मैं उसके अस्पताल के कमरे में घुसा, कमरा खाली था। पहले तो मुझे दिखाई पर विश्वास न हुआ। बाथरूम देखा, वो वहां भी नहीं थी। उसकी हर चीज गायब थी, जैसे वो कभी यहाँ थी ही नहीं। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई।
क्या उसे किडनैप कर लिया गया? मैं अभी बाहर निकलने ही वाला था कि नजर बेड पर पड़ी। वहां वो हार पड़ा था जो मैंने उसे दिया था। वो हार जिसके जरिए मैं उसे ट्रैक कर सकता था। और मैंने उसे कहा था, कभी मत उतारना। मैंने वो उठाया, तेजी से कमरे से बाहर निकला। मेरी पत्नी कहाँ है? मैंने गार्ड से पूछा जो दरवाजे के बाहर खड़ा था। बॉस, सही सी जवाब दो, मैं गर्जा। हम आज सुबह आए थे, वो आज डिस्चार्ज होने वाली थी। तो कहाँ है वो? और तुम बस अब यहाँ खड़े हो? डोना ने कल नए गार्ड भेजे थे। मेरी माँ, मैंने सिर ऊंचा किया। जी बॉस। तुम निकाले गए हो। वो निकम्मा था। उसे किसकी रक्षा करनी थी और वो जानता भी नहीं था कि वो गायब हो गई। मैं नीचे उतरा, गाड़ी में बैठा और सीधा स्पीड पर अस्पताल से निकला। मीरा कहाँ है? जैसे ही मैं माँ के कमरे में घुसा, पहला वाक्य यही था। दरवाजा खटखटाना न सीखा क्या? वो ठंडी आवाज में बोली। ड्रामे का समय नहीं, माँ। बताओ, वो कहाँ है? मुझे कैसे पता? तुम अस्पताल में थो ना उसके साथ? क्या उसे किडनैप कर लिया गया? मैंने करीब करीब चिल्लाते हुए कहा। फिर नजर उस हार पर पड़ी जो वो पीछे छोड़ गई थी। शायद वो अब मुझे ढूंढना चाहती ही न थी। मैंने दांत भींच कहा, अगर मैं उसे ढूंढ लिया तो तुम उसे ढूंढ ही नहीं पाओगे, माँ ने बीच में कहा। क्या? वो साफ स्वर में बोली। और अगर कभी ढूंढ भी लिया तो उसको वापस यहाँ नहीं लाना। उसे शांति चाहिए, जिसे तुमने कभी नहीं दी। क्या बकवास कर रही हो? वो दरवाजे की ओर बढ़ी और कहा, ये जानकारी जो मिला है, उस पर क्या करना है ये तुम्हारी मर्जी है, अब जाओ। तुम्हारा हाथ है इसमें? वो तना चेहरा लिए कह उठीन, बेवकूफी के सवाल मत करो, जैकोपो। बाहर जाओ मेरे कमरे से। माँ, मैंने धीरे से कहा। वो फट पड़ी। अब बिल्कुल दिलों की बातें मत करना। तुमसे हर गलती के बाद मैं सीधी करती हूँ, अब थक गई हा। ओह! वो मेरे बच्चे की माँ है, मैंने कहा। वो तीखे व्यंग्य में बोली, अब तुम्हें फिक्र हुई उसकी? कृपया, माँ, बस बताओ कहाँ है वो? वो सुरक्षित है, और यही काफी है। उसे एक बार भी मत ढूंढना। पर मेरा बच्चा? दोनों ठीक रहेंगे, उन्होंने कहा। कास्टिलो उसे निशाना बनाएंगे। मुझे सुरक्षा देनी होगी। वो हंस पड़ी। जिस तरह की सुरक्षा उसको यहाँ दी थी, उनकी बात ने मेरे सीने में चोट की। मैंने बिना जवाब दिए कमरे का दरवाजा पटक दिया और बाहर निकल गया। मैंने फोन निकाला और टॉमस का नंबर घुमाया। बॉस, मुझे मीरा को ढूंढना है। आपकी पत्नी? और कौन? वो कहाँ गई? पता नहीं। पर माँ का हाथ है। दिखा रही नहीं, पर छुपा रही है। तुम्हें हाथ लगाना होगा। हमेशा तैयार हूँ, बॉस। थोड़ा आराम करिए। दिन हफ्तों में बदल गए। कहीं से भी मीरा का पता नहीं मिला। मैंने अपनी माँ पर नजर रखवाई, पर वो भी सदैव सावधान रही। टॉमस कहता, काम हो रहा है, पर कितना धीरे हो रहा था। मैं हर दिन और बेचैन हो रहा था। कई बार कॉल की, हमेशा वॉइसमेल। हर बार बस फोन देख के बैठ जाता। क्या कह सकता था मैं उसे? माफी तो काफी भी न होती। मैं डरपोक था, कायर। रात के एक ऐसे पल में, जब कहीं आराम न मिला, मैं क्लब चल गया। सोचा थोड़ा म्यूजिक, थोड़ी भीड़ मुझे भटकाएगी। घर अब सिर्फ दीवारें था। उसकी खुशबू की गैरमौजूदगी ने उसे कब्र बना दिया था। रसोई की वो खुशबू, चाय के कप पर उसकी मुस्कान, सब के बिना मेरी रातें खाली थी। का गिलास हाथ में लिया, टॉमस किसी और औरत के साथ हंस रहा था। मैं सिर्फ मीरा चाहता था।
और वो अब कहीं नहीं थी। फिर सब कुछ पल भर में हुआ। पहला जो सुना, एक तेज गोली की आवाज। अगले ही सेकंड में जमीन पर था। हर तरफ अराजकता, चिल्लाहटें, गोली की और आवाजें, भागते लोग। हाथ से बंदूक खींची, पर धुंध सी छा गई थी। दर्द भभक रहा था। गोली फिर मेरे बाह में जमी थी। बॉस, टॉमस चीखा। मैं कराहते हुए बोला, उस कमीने को ढूंढो जिसने ये किया। चारों तरफ अफरा-तफरी, शोर, खून की गंध, सायरन की आवाज। और मेरे दिमाग में सिर्फ एक नाम था, मीरा। कहीं वो भी तो खतरे में नहीं? पार्ट 49। मीरा कई महीने गुजर चुके थे। समय जाने कैसे फिसल गया, मानो उसने मेरे जख्मों पर रेत डाल दी हो। अब मैं यूनान, ग्रीस में थी, जहां डोना कार्मेला ने मुझे अपने एक पुराने दोस्त के घर भेज दिया था। उनका परिवार बहुत दयालु था, हर तरफ बस सपनों सी शांति थी। सैंटोरिनी का माहौल जादुई था, नीला आसमान, सफेद दीवारें, धीमी हवा में खुले बाल। पर मैं इस सुंदरता का पूरा लुत्फ नहीं ले पा रही थी, क्योंकि मैं हर जगह नहीं जा सकती थी। क्योंकि हर कदम मुझे याद दिलाता था कि वो अब भी मुझे ढूंढ रहा होगा। हाँ, मैंने सुना था कि जेस मुझे ढूंढ रहा है। और भले मैं उससे नफरत करती थी उन हरकतों के लिए जो उसने की, फिर भी दिल में एक हिस्सा था जो उसके आने की आस करता था। पर मुझे पता था, वो कहानी अब कभी ना पूरी हो पाएगी। सुबह दरवाजे पर खटखटाहट हुई। मैं अब तक बिस्तर पर पड़ी थी। दरवाजा खोला तो मिसेज रिया खड़ी थी, चेहरे पर हल्की सी चिंता। फिर देर तक सोई रही। नींद नहीं आ रही थी कल रात। मैंने हल्का मुस्कराया। वो मेरे पास आई। क्या हुआ बेटा? कल रात अचानक बहुत बेचैनी थी, कोई कारण समझ न आया। मैंने उन्हें सब बताया। वो धीरे से कहने लगी, अजीब है लेकिन अब सब ठीक ना? हाँ, अब ठीक हूँ। नाश्ता नीचे रखा है। वो मुस्कराई और गई। मैं कभी भी अपने भाई रॉबर्टो से बात कर लेती थी। आज उनमें से एक दिन था। वो कभी नहीं जानता था कि मैं कहाँ छुपी हूँ। मैं हमेशा प्राइवेट नंबर से कॉल करती थी, सुरक्षा के लिए। उसने पहली रिंग में फोन उठा लिया। हे सिस, उसकी आवाज आई। रॉबर्टो, कैसी हो? पहले ये बताओ सांस क्यों फूली है? वर्कआउट कर रहा था। वाह, बड़ी फिटनेस चल रही। अब बोलो, कैसे हो? ठीक हूँ। और तुम? मैं भी ठीक। और होनी भी चाहिए अब जब तू उस कमीने से दूर है। मैंने सांस भरी। वो कभी बदलने वाला न था। वो अब भी मेरा पति है, और जिसे मैं कोख में लिए हूँ, उसका पिता भी। वो खींच गया। हाँ तो क्या हुआ? भाड़ में जाए। मैं हंस दी। यही तो किया था, तभी तो यह हो गया। मीरा, छी! वो चीखा और मैं हंसी से दोगुनी झुक गई। मुझे ऐसी डिटेल की जरूरत न थी भाई। मैं हंसती रही, पर फिर उसकी आवाज सख्त हो गई। सुना है जेस को गोली लगी 2 दिन पहले। मेरा दिल संक गया। क्या? किसने? पता नहीं। क्लब में फायरिंग हुई थी। 3 लोग जख्मी हुए। जेस भी उनमें था। अब मीडिया उसे लेकर कई सवाल उठा रही है। मैं सुनती ही रही। हर शब्द बिजली की तरह लग रहा था। कल रात मुझे क्यों बेचैनी हो रही थी, अब समझ आ गया। वो ही कारण था। मैंने पेट पर हाथ रखा। बच्चा अपने पिता से कहीं ना कहीं जुड़ा था। पर दुहक ये था कि वो पिता अब भी हमसे दूर था। रॉबर्टो, हम्मा, मुझसे एक फेवर करोगे? अगर वो ही है जो मैं सोच रहा, तो जवाब नहीं है। कृपया। नहीं, मीरा, मैं नहीं जाने वाला। बस ये जानना चाहती हूँ कि वो ठीक है या नहीं।
मैंने धीरे से कहा। वो भड़क गया। तू उससे प्यार करती है क्या? मेरी चुप्पी ने सब कह दिया। कमाल है मीरा। क्या इतना अच्छा था वो बिस्तर में? वो चिल्लाया। रॉबर्टो, मैंने डांटते हुए कहा। मैं सच कह रहा हूं। जो आदमी तुझ पर जबरदस्ती करके शादी कर ले और तू उसी से प्यार करने लग जाए, ये नॉर्मल नहीं है। बहन, उसकी बातें दिल चीर गईं। अगर तूने उसके पैसे न उठाए होते तो ये सब न होता। मैं गरजी। बस करो अब दोषारोपण। अब जो कुछ भी है वो तेरे निर्णय से है। तू रह गई, गर्भवती हो गई, अब रो क्यों रही है? उसकी आवाज सच की तरह दर्दनाक थी। मेरी आंखों से पानी बह गया। मैंने कॉल काट दिया। उसके बाद पूरा दिन बेचैनी में बीता। बस दिल में एक ही इच्छा थी, उससे बात कर लूं। बस जान लूं कि वो जिंदा है। पर ये करना मतलब सब कुछ खतरे में डालना। शाम को रिया ने पूछा, सब ठीक है? मैंने झूठ कहा, हाँ, ठीक। रात को नींद फिर न आई। और फिर मैंने वो काम किया जो न करने का वादा किया था। मैंने उसे टेक्स्ट भेजा। हाय जेस, सुना जो हुआ? आशा है अब बेहतर हो। कृपया सावधान रहो। भेज दिया, बिना दोबारा सोचे। मेरे हाथ कांप रहे थे, पर दिल थोड़ा हल्का हुआ। थोड़ी सी नींद आई। सुबह उठी तो वो मैसेज याद भी न था। मैं डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए तैयार हो रही थी। रिया की कामवाली मेरे लिए फ्रूट सलाद लाकर गई। डॉक्टर ने कहा था, फल, आराम और धूप तीनों जरूरी हैं। मैं सब कुछ ठीक करना चाहती थी ताकि मेरा बच्चा स्वस्थ, सुंदर और सुरक्षित जन्म ले। मैंने सिर पर स्कार्फ बांधा, सनग्लासेस पहने। अब यही मेरा इतिहास था। हर बार जब घर से निकला करती थी, कहीं जेस मुझे ना ढूंढ ले, ये डर हमेशा साथ चिपका रहता था। कैब से मैं अस्पताल पहुंची। डॉक्टर के ऑफिस में जाकर हेलो कहा। हेलो मिस वैलेंटे। हाय डॉक्टर। मैं अब भी अपना पुराना सरनेम ही बरतती थी ताकि कोई संदेह न उठे। मैंने अल्ट्रासाउंड के लिए लेटते ही नर्स की आवाज सुनी, सब कुछ ठीक है। बेबे का हार्टबीट बेहद मजबूत है। मेरे चेहरे पर पहली बार सच्ची मुस्कुराहट आ गई। कमाल है, मैं इंतजार न कर सकती। 5 महीने और हैं, वो खुशी से बोली। मैंने कहा, 5 महीने? फिर बस सब ठीक हो जाएगा। फिर नर्स ने कहा, आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा उच्च है। मेरा सांस रुक गया। क्या? प्रेएक्लेम्प्सिया का डर हमेशा दिल में था। मैं नहीं चाहती थी कुछ भी गलत हो। क्या आप सो रही हैं सही से? पिछले कुछ दिनों से नहीं, मैंने स्वीकार किया। फिर आराम की जरूरत है। बाकी सब ठीक है। डॉक्टर ने लंबी लिस्ट दी, क्या करना है और क्या नहीं करना। मैंने सिर हिलाया, हर बात दिल में उतार ली। अब मैं दूसरे ट्राइमेस्टर में थी। कभी भी सोचती थी, ये बच्चा किस जैसा लगेगा? मेरी आंखें या जेस की नजरें, उसके बालों की सीधी लकीरें या मेरी लहरें। क्लिनिक से निकलते समय कैब बाहर खड़ी थी। मैं पीछे की सीट पर बैठी और अचानक लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने कंधे के ऊपर से पीछे देखा, पर कुछ नहीं। फिर भी वो अनजानी घूरती सी भावना जाती नहीं थी। फोन निकाला, सोचा ध्यान भटका लूं। स्क्रीन पर सोशल मीडिया खोली। मीरा, तू ओवरथिंक कर रही है, मैंने खुद से कहा। पर मन कहीं और कहता रहा, नहीं, कोई है यहाँ। पार्ट 50। मीरा मेरे सपने अब भय में बदल गए थे। हर रात एक ही दृश्य दोहराता था। मैं शहर में खरीदारी कर रही हूँ और अचानक मुझे महसूस होता कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं जितनी तेज भाग सकती, भागती जाती हूँ। फिर अचानक ठोकर खाकर जमीन पर गिर पड़ती हूँ।
मेरे पीछा करने वाले करीब आ रहे होते हैं। मैं रेंग कर दूर भागने की कोशिश करती हूँ। फिर अचानक वो लोग गायब हो जाते हैं। मुझे राहत मिलनी चाहिए थी, पर जब मैं नीचे देखती हूँ तो मेरे चारों तरफ खून ही खून होता है और मैं चीख पड़ती हूँ। पहली बारों में तो मैं वाकई चीख कर उठ जाती थी। शुक्र था कि इस घर की दीवारें मोटी थी, किसी को आवाज नहीं मिलती थी। पर हर रात वो खौफनाक सपना फिर आ जाता था और मैं हर बार उसी डर के साथ सोने की कोशिश करती थी। सवेरे फोन की घंटी ने नींद तोड़ दी। स्क्रीन पर प्राइवेट नंबर लिखा था। अब मुझे ऐसे कॉल से डर लगता था, कहीं जेस तो नहीं है। अगर मैंने उठाया तो वो मेरी लोकेशन ट्रेस कर लेगा। मैंने कॉल न उठाई, लेकिन कुछ सेकंड बाद एक मैसेज आया, वी आर कमिंग फॉर यू। मेरे हाथ कांप गए। मेरे अंदर ठंडी लहर उठ गई। घबराकर मैंने फौरन डोना कार्मेला को कॉल किया। भूल गई कि न्यूयॉर्क में अभी रात के 3 बजे होंगे। तीसरी रिंग पर उन्होंने थकी सी आवाज में उठाया, मीरा, माफ कीजिए, मैंने आपकी नींद खराब कर दी। क्या बात है? मुझे एक अजीब मैसेज आया है और कुछ दिनों से डरावने सपने आ रहे हैं। मैंने उन्हें सब कुछ दफ्तरी सा सुनाया। क्या तुमने अपने रूटीन में कोई बदलाव किया? वो पूछी। नहीं, सच बोलो, मीरा। मैंने गहरी सांस ली। कुछ दिन पहले मैंने अपने भाई को कॉल किया था। उसने बताया कि जेस को गोली लगी है। फिर मैंने उसे एक मैसेज भेज दिया। वो सख्ती से बोली, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था, कोई संपर्क नहीं। मेरे लहजे में सिसकी थी, मैं उससे प्यार करती हूँ। नहीं मीरा, तुम प्यार नहीं करती, तुम बस जुड़ गई हो उससे। मैं रिया से कह रही हूँ कि तुम्हारे लिए थेरेपी शुरू करे। शायद वो सही थी, लेकिन मैंने मन में सोचा, फिर भी जो महसूस होता है वो प्यार ही है। उन्होंने कहा, अब तुम बाजार जाओ, थोड़ा ध्यान बदलो। मैं जल्द आऊंगी। ठीक है, डोना, मैंने धीरे से कहा। कॉल काटने के बाद लंबे समय तक मैं खाली आंखों से हवा में टकराती रही, सोचती रही कि मेरे जीवन का ये रुख कभी चाहा न था। खरीदारी मेरे लिए एकमात्र सरल थेरेपी बन गई थी। मैं अक्सर बच्चे के लिए छोटी छोटी चीजें खरीद लेती, भले डिलीवरी अभी दूर थी। उन्हें देखकर दिल में आराम मिलता था। पर उस दिन कुछ अजीब हुआ। एक ठंडी लहर मेरे तन में फैली, जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। मैंने अचानक चारों तरफ देखा, कुछ संदेहास्पद न था। लोग अपने काम में मशगूल थे। सोचा, शायद मैं बहुत सोच रही हूँ। फिर भी मैं मोमबत्तियां देखने आ गई। उनकी खुशबू हमेशा मुझे शांत करती थी। तभी पीछे से धीमी आवाज आई, हेलो, मीरा, मैं जम गई। पीछे मत मुड़ो। सांस रुक सी गई। वो मेरे बिल्कुल पीछे था। उसकी ठंडी सांस गर्दन को छू रही थी। फिर कुछ धातु मेरी पीठ से छुआ, बंदूक। हे भगवान! शिश! वो फुसफुसाया। क्या चाहिए तुम्हें? मैंने कांपती आवाज में कहा। जैसा कहूं वैसा करो। मुस्कुराओ और एक्ट करो कि हम एक दूसरे को जानते हैं। मैं चिल्लाना चाहती थी पर गलियारा खाली था। एक गलत कदम और सब खत्म। वो बोला, चलो। मैं धीरे धीरे कार्ड धकेल रही थी। दिल गले तक धड़क रहा था। काउंटर तक पहुंची। मन किया कैशियर को सिग्नल दूं, पर अगर कुछ गलत हो गया तो निर्दोष मर जाते। मैं बस भुगतान करके चली गई। सामने वाली काली वैन तक चलो। उसकी आवाज ठंडी पर सटीक थी, जैसे ये उसका रोज का काम हो। मेरा हाथ बैग पर गया, पर फोन तक पहुंच न सकी। पेट के साथ भागना वैसे भी नामुमकिन था। जैसे ही वैन के पास पहुंची,
मैंने बेल्ट वाली थैली से मोमबत्तियां निकाल उसके चेहरे पर दे मारी। वो कराहा, फिर मेरी गर्दन पकड़ ली। पहली गलती कर दी तूने, कहते ही मुझे वैन पर दे मारा। आवाज मेरे पेट तक गूंजी और मैं चीख पड़ी। रुको, क्या कर रहे हो? सुरक्षा कर्मचारी दौड़ा आया। वो भटक गया और मैंने मौका पकड़ा। बचाओ, चीखती भागी। लोगों की भीड़ फैल गई। मैं भी गहरी भीड़ में घुस गई और मॉल के भीतर वापस भागी। हर सांस आग जैसी थी। एक खाली स्टोर रूम में छिपी टेक टॉक्स में फैलाव सांसें भर रही थी। पर तभी मुझे महसूस हुआ पैरों के नीचे कुछ गीलापन। मैंने नीचे देखा, खून की लकीरें धीरे धीरे फैल रही थी। नहीं, नहीं, मैंने फोन उठाया, रिया को कॉल लगा दी। मीरा, वो घबराई। मदद, मेरा बच्चा। मॉल, मैंने बस इतना कहा, फिर सब अंधेरा हो गया। उसे अकेले क्यों जाने दिया? किसी की कठोर आवाज आई। वो जिद कर रही थी, हमेशा की तरह। ये कोई बहाना नहीं। मैंने आवाजें सुनी, पर वो दूर दूर सी लग रही थी। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की, तेज रोशनी चोट सी लगी। डॉक्टर को बुलाओ, उस आवाज को मैं पहचानती थी। धीरे से फुसफुसाई, डोना। वो पास आ गई। मैं आ गई मीरा। उनके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में चिंता स्पष्ट थी। धन्यवाद, आप आ गई। मैं कितनी देर अरसे 2 दिनों से बेखबर थी तुम। हे भगवान, मेरे होठों से निकला। डॉक्टर अंदर आया, चेकअप किया। गले में सूखापन था पर दिल में केवल एक सवाल था, मेरा बच्चा कैसा है? वो थोड़ी झिझक से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मैंने चिंता से कहा, बोलिए ना। डॉक्टर धीरे से बोला, मिस वैलेंटे। मैंने झट से सुधारा, मिस वैलेंटे ही कहिए। हमने बहुत कोशिश की पर जब तुम अस्पताल आई, तब तक बहुत खून बह गया था। मेरे होंठ कंपे। मतलब क्या? उसकी आवाज धीमी पड़ी। हमें अफसोस है, बच्चा नहीं रहा। सब कुछ थम गया। कोई आवाज नहीं, बस धड़कनों की गूंज जो धीरे धीरे लुप्त हो रही थी। मेरे होंठ खुल गए पर शब्द न निकले। मैंने हाथ पेट पर रखा, वो अब खाली था। और महसूस हुआ जैसे मेरे भीतर का एक हिस्सा हमेशा के लिए छिन गया हो। आंसू आए पर गिरे नहीं। सिसकियां थी, पर आवाज न निकली। बस शून्य। कुछ मेरे अंदर मर गया था। सिर्फ मेरा बच्चा नहीं, मीरा भी।